यूट्यूबर मौसीकी कहानियों में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं पाउलो कोएल्हो जी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक अल्केमिस्ट, और इसको हम थोड़ा सा संक्षेप में सुन रहे हैं। इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी विलियम शेक्सपियर जी की कुछ कहानियाँ, और साथ ही साथ जेन ऑस्टिन जी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जिस पर बनी फिल्में भी आपने देखी होंगी, और कहते हैं जिससे कि रोमांस का और प्यार का एरा शुरू हुआ। प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी अनुवाद। तो अभी तक की एल्केमिस्ट की कहानी में हमने सुना कि वो लड़का सैंटियागो, जो कि स्पेन में भेड़ें चराता था और जिसने काफ़ी पढ़ाई की थी, और उसके माता पिता उसे पादरी बनाना चाहते थे, वो दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ा है। राह में उसकी मुलाकात होती है एक व्यापारी की लड़की से। जो व्यापारी उसका ऊन खरीदता है, वो उस लड़की से दोबारा मिलने के लिए बेताब था और उधर ही जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसे स्वप्न दिखता है, और उस स्वप्न में एक छोटी बच्ची उसका हाथ पकड़कर उसे मिस्र के पिरामिडों की ओर ले जा रही होती है। वो निर्णय नहीं कर पाता है कि उसे क्या करना चाहिए, और वो मिलता है एक जादू टोना करने वाली बुढ़िया से, जो उसे खजाने के बारे में बताती है। फिर वो मिलता है एक राजा से, जो उसे भविष्य सूचक 2 पत्थर देते हैं, और उसके बाद उसे खजाना लेने के लिए जाने को प्रेरित करते हैं। लड़का उस लड़की के गांव की तरफ ना जाकर अपनी भेड़ें बेच देता है और चला जाता है मिस्र की तरफ। लेकिन वहां पहुंचते ही उसका सारा का सारा पैसा कोई उससे ले लेता है, और उसके पश्चात वो लड़का बड़ा निराश हो जाता है। लेकिन फिर वो एक क्रिस्टल के दुकानदार के यहाँ काम करने लगता है। वहाँ काम करने से उसे थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। फिर वो क्रिस्टल के दुकानदार से कहता है कि क्यों ना हम एक डिस्प्ले केस लगाएं, जिसमें कि हम कांच के क्रिस्टल के बर्तन सजा कर रखें। दुकानदार पहले तो मना करता है, क्योंकि वो पुरानी जीवन शैली से रहने का आदी हो चुका है। लेकिन फिर वो लड़के की बात मान जाता है, और बहुत सारे ग्राहक उनकी दुकान पर आने लगते हैं। अब लड़के को ये अनुमान लग जाता है कि वो जल्दी ही इतना पैसा इकट्ठा कर लेगा कि वो बहुत सारी भेड़ें खरीद लेगा और एंडालुसिया वापस चला जाएगा। फिर वो उस दुकानदार से क्रिस्टल के गिलासों में चाय परसने के लिए कहता है। दुकानदार इस बात को भी स्वीकार कर लेता है। दुकानदार अपनी धार्मिक यात्रा के लिए मक्का जाना चाहता है। वो लड़का जब पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर लेता है, तो वो मिस्र की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। हालांकि उसे खरीदनी तो भेड़ें थी, लेकिन वो बड़ी खुशी खुशी मिस्र के लिए जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अब वो बड़े आसानी से क्रिस्टल के बर्तन भी बेच सकता है, और उसने अरबी भाषा भी सीख ली है। जब वो मिस्र की तरफ जाने के लिए तैयार होता है, तब उसे एक सराय में एक अंग्रेज मिलता है, जो कि एक कीमियागर है और बहुत सारी पुस्तकें लिए हुए होता है। वो कीमियागर यानी कि एल्केमिस्ट पारस पत्थर की खोज में लगा हुआ होता है। जब वो उस लड़के को देखता है और उसके पास वो भविष्य की सूचना देने वाले 2 पत्थर देखता है, तो उसे अच्छा लगता है, और वो सोचता है कि वो इस लड़के से यात्रा के दौरान बातचीत कर सकेगा। अब आगे की कहानी सुनते हैं। उन लोगों को यात्रा पर एक बूढ़ा व्यक्ति लेकर जा रहा था, और वो दोनों लोग ऊंट पर सवार थे। उनके साथ और भी कई लोग
थे। यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हवा कभी नहीं थमती थी और लड़के ने उस दिन को याद किया जब उसने टेरिफा के किले में कदम रखा था और अपने चेहरे पर ऐसी ही हवा को बहते हुए महसूस किया था। इससे उसे अपनी भेड़ों के ऊन की याद आ गई। उसकी भेड़ें जो अब एंडालुसिया के मैदानों में चारा पानी तलाश रही थी, जैसा कि वे हमेशा से करती आई थी। अब वे मेरी भेड़ें नहीं रही, उसने मन ही मन कहा, और ये कहते हुए उसे अतीत को लेकर कोई मोह नहीं था। अब तो उनको अपने नए गडरियों की आदत पड़ चुकी होगी और शायद वे मुझे भूल भी चुकी होंगी। ये अच्छा ही है। भेड़ों की तरह के प्राणी जो सफ़र के अभ्यस्त होते हैं, आगे बढ़ते रहने के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उसने उस व्यापारी की बेटी के बारे में सोचा और उसे विश्वास था कि अब तक उसकी शादी हो चुकी होगी, शायद किसी बेकरी वाले से या किसी गड़रिये से जो पढ़ना जानता होगा और उसको रोमांचक किस्से सुना सकता होगा। आखिरकार वो कोई अकेला तो वैसा इंसान नहीं है, लेकिन उसने उस ऊंट सवार की बात को जिस तरह सहज ढंग से समझ लिया था, उससे वो बहुत उत्साहित था। शायद वो भी उस सार्वभौम भाषा को सीख रहा था जो लोगों के अतीत और वर्तमान से ताल्लुक़ रखती है। उसकी माँ उनको इल्हाम कहा करती थी। लड़का इस बात को समझना शुरू कर रहा था कि पूर्वाभास जीवन के उस सर्वव्यापी प्रवाह में आत्मा का अकस्मात लय हो जाना है, जिसके भीतर सारे लोगों के इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं और हम सब कुछ जानने में सक्षम हैं, क्योंकि सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है। मकतूब, लड़के ने क्रिस्टल के दुकानदार को याद करते हुए कहा। रेगिस्तान में कुछ हिस्सों में रेत ही रेत थी तो कुछ हिस्सों में चट्टानें थीं। अगर कारवां के रास्ते में कोई विशाल चट्टान आ जाती थी तो कारवां को उसका चक्कर लगाना पड़ता था, और अगर कोई बड़ा चट्टानी इलाका आ जाता था तो उनको लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। जहाँ कहीं रेत की परत इतनी बारीक होती थी कि जानवरों के खुर ठोस जमीन से टकराते थे, तो वे ऐसा रास्ता तलाशते थे जहाँ रेत की परत मोटी हो। कुछ जगहों पर जमीन सूखी झीलों के नमक से ढकी हुई थी। ऐसी जगहों पर जानवर आगे अड़कर रुक जाते थे और ऊंट सवारों को नीचे उतरना पड़ता था और उन पर लदा सामान हटाना पड़ता था। ऐसी दुर्गम जगहों को सवारों को खुद ही अपना सामान लादकर पार करना होता था और बाद में सामान को फिर से ऊँटों पर लादना होता था। अगर कोई गाइड बीमार पड़ जाता या मर जाता तो ऊँट सवार लॉटरी निकालकर नया गाइड नियुक्त करते थे। लेकिन ये सब होता एक ही वजह से था। कारवां को चाहे कितने ही चक्कर क्यों न लगाने पड़ते हों या रास्ते के मामले में कितने ही समझौते क्यों न करने पड़ते हों, वह चलता उसी दिशा में था जिसकी ओर दिशा सूचक यंत्र की सुई इशारा करती थी। जैसे ही बाधाएं पार होती, वो अपने सही रास्ते पर वापस लौट आता था और उस सितारे को तलाशने लगता था जो नखलिस्तान का संकेत देता था। जब लोग भोर के आकाश में उस तारे को चमकता हुआ देखते थे तो वे समझ जाते थे कि वे सही रास्ते पर हैं और उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पानी होगा, खजूर के वृक्ष होंगे, सिर पर छाया होगी और दूसरे लोग होंगे। सिर्फ अंग्रेज ही इस सब से बेखबर रहता था। वो तो ज़्यादातर वक्त अपनी पुस्तकों में डूबा रहता था। लड़के के पास भी अपनी पुस्तक थी और उसने सफ़र के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान उसको पढ़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसको कारवां को देखना और हवा की आवाज़ सुनना ज़्यादा दिलचस्प लगा। जैसे ही उसने अपने ऊँट को समझना सीख लिया, उसने पुस्तक को एक और फेंक दिया। हालांकि लड़के के मन में एक अंधविश्वास ने जड़ जमा ली थी कि जब भी वो पुस्तक को खोलेगा उसे उससे कोई महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलेगी, लेकिन तब भी उसने उसे एक अनावश्यक बोझ मानकर अलग कर दिया था। उसने अपने बगल के ऊँट हाँकने वाले से दोस्ती कर ली थी। रात में जब वे अलाव के इर्द गिर्द बैठते थे तो लड़का उसे अपने गडरिया दिनों के साहसिक कारनामों के किस्से सुनाता था। ऐसी ही एक बातचीत के दौरान उस ऊँट हाँकने वाले ने उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया था। मैं
अल कैरूम के करीब रहा करता था। उसने कहा था उसके पास एक बागान था, बच्चे थे, वो मक्का भी गया था। और एक दिन धरती कांपने लगी और नील का पानी अपने तटों से बाहर बह निकला। मैं सोचता था कि ऐसा सिर्फ दूसरों के साथ ही हो सकता था, मेरे साथ कभी नहीं हो सकता था। मेरे पड़ोसियों को डर था कि बाढ़ में जैतून के उनके सारे दरख्त बह जाएंगे, और मेरी बीवी को डर था कि हम अपने बच्चों को खो देंगे। मुझे लग रहा था कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ज़मीन उजड़ चुकी थी और मेरे लिए रोजी रोटी कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना ज़रूरी हो गया था। इसलिए अब मैं एक ऊंट हाँकने का काम करने लगा हूँ। उसने आगे बताया, हम उस चीज़ को गंवा देने से डरते हैं जो हमारे पास होती है, चाहे वो हमारी अपनी ज़िंदगी हो या हमारा माल और संपत्ति हो। लेकिन ये खौफ उस वक्त भाप बनकर उड़ जाता है जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी के किस्से और दुनिया की तवारीख एक ही हाथ से लिखे गए हैं। कभी कभी उनके कारवां की मुलाकात किसी दूसरे कारवां से हो जाती थी। एक कारवां के पास हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसा होता था जिसकी ज़रूरत दूसरे को होती थी, जैसे सब कुछ वाकई एक ही हाथ का लिखा हुआ हो। जब ऊंट हाँकने वाले अलाव के इर्द गिर्द बैठते तो वे अंधड़ों के बारे में एक दूसरे को जानकारी देते और रेगिस्तान के बारे में अपने अपने किस्से सुनाते। कभी कभी रहस्यमय किस्म के नकाबपोश आदमी प्रकट हो जाते। ये बद्दू थे, रेगिस्तान के रास्तों की निगरानी किया करते थे। वे चोरों और बर्बर कबीलों के बारे में चेतावनियां देते थे। वे खामोशी के साथ आते थे और उसी तरह चले जाते थे। वे सिर से पैर तक काली पोशाकों से ढके होते थे, जिनमें से सिर्फ उनकी आंखें ही दिखाई देती थी। एक रात एक ऊंट हाँकने वाला उस अलाव के पास आया जहां ये लड़का और अंग्रेज बैठे हुए थे। कबीलाई जंग की अफवाहें सुनने में आ रही हैं, उसने बताया। तीनों खामोश हो गए। लड़के ने महसूस किया कि माहौल में भय व्याप्त था। हालांकि कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन एक बार फिर वो बिना शब्दों वाली भाषा को, सार्वभौमिक भाषा को महसूस कर रहा था। अंग्रेज ने पूछा, कोई खतरा तो नहीं है? एक बार आप रेगिस्तान में आ गए तो फिर वापसी मुमकिन नहीं है, ऊंट हाँकने वाले ने कहा। आपको कारवां की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऊंट हाँकने वाले के चले जाने के बाद लड़के ने अंग्रेज से कहा, हम ढेरों चक्कर लगाते हैं लेकिन हम हमेशा एक ही दिशा में बढ़ते रहते हैं। और तुम्हें दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, अंग्रेज ने जवाब दिया। इस मामले में पुस्तकें कारवां जैसी होती हैं। बड़ी तादाद में लोगों और जानवरों ने और भी तेज रफ्तार के साथ सफ़र शुरू कर दिया। दिन तो यूं भी हमेशा ही खामोशी में बीतते थे, लेकिन अब वे रातें भी खामोशी में बीतने लगी। जब मुसाफिरों को आमतौर से अलाव के इर्द गिर्द बैठकर गपशप करने की आदत हुआ करती थी, और एक दिन कारवां के मुखिया ने फैसला सुना दिया कि अब से अलाव नहीं जलाए जाएंगे ताकि कारवां की तरफ किसी का ध्यान ना जाए। मुसाफिरों ने यह आदत डाल ली थी कि रात के समय वे अपने चारों तरफ जानवरों का घेरा बना लेते और रात के समय की ठंड से बचने के लिए सब लोग एक साथ उस घेरे के बीच सो जाते और सरदार उस समूह के चारों तरफ हथियारबंद पहरेदारों को तैनात कर देता। एक रात अंग्रेज को नींद नहीं आ रही थी। उसने लड़के को बुलाया और दोनों डेरे को घेरते टीलों की तरफ चहलकदमी करने लगे। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। चहलकदमी करते हुए लड़के ने अंग्रेज को अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाई। जब अंग्रेज ने क्रिस्टल की दुकान पर काम करने के दौरान लड़के द्वारा हासिल की गई कामयाबी का किस्सा सुना तो वो चकित रह गया। यही वो सिद्धांत है जिससे संसार की सारी चीज़ें नियंत्रित होती हैं, उसने कहा। कीमियागिरी में इसे कायनात की रूह कहा जाता है। जब आप पूरे मन से कोई चीज़ चाहते हैं तभी आप कायनात की रूह के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। ये सदा एक सकारात्मक शक्ति होती है। उसने ये भी कहा कि ये तोहफा सिर्फ इंसान को ही मिला हुआ नहीं है। धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं उनमें रूह है, फिर वो खनिज हो, वनस्पति हो या जानवर हो, या महज कोई साधारण सा विचार ही क्यों ना हो।
धरती की हर चीज़ लगातार शक्ल बदल रही है, क्योंकि धरती जीवित है और उसकी रूह है। हम उस रूह का हिस्सा हैं, इसीलिए हम अक्सर पहचान नहीं पाते कि वो हमारे लिए काम कर रही है। लेकिन उस क्रिस्टल की दुकान में तुमने शायद इस बात को समझा होगा कि वे कांच के गिलास तक तुम्हारी कामयाबी में मदद कर रहे थे। लड़के ने चंद्रमा और उजली रेत की ओर निहारते हुए उसकी बात पर कुछ पल गौर किया। मैंने रेगिस्तान को पार करते हुए कारवां को देखा है, उसने कहा। कारवां और रेगिस्तान एक ही जबान में बात करते हैं और यही वजह है कि रेगिस्तान कारवां को गुजरने की इजाज़त देता है। अब ये कारवां के एक एक कदम पर निगाह रखते हुए ये देखेगा कि वो समय के साथ चल रहा है या नहीं, और अगर चल रहा होगा तो हम नखलिस्तान तक पहुंच जाएंगे। अगर हम में से हर एक अपने निजी बूते पर इस कारवां में शामिल हुआ होता और उस जवान को ना समझता होता तो ये कहीं ज़्यादा मुश्किल होता। वे वहाँ खड़े खड़े चंद्रमा को निहारने लगे। यही भविष्य सूचक संकेतों का जादू है, लड़के ने कहा। मैंने देखा है कि गाइड किस तरह से रेगिस्तान के संकेतों को पढ़ते हैं और किस तरह कारवां की रूह रेगिस्तान की रूह से बात करती है। अंग्रेज ने कहा, अब से मैं कारवां की ओर ज़्यादा ध्यान दूंगा और मैं आपकी पुस्तकें पढ़ा करूंगा, लड़के ने कहा। वो अजीबोगरीब पुस्तकें थीं। वे पारे के बारे में, नमक के बारे में, ड्रैगनों के बारे में और राजाओं के बारे में बात करती थीं, और वो इनमें से किसी को भी नहीं समझता था। लेकिन एक विचार था जो सारी पुस्तकों में खुद को दोहराता लगता था। वो विचार था, सारी चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ की अभिव्यक्ति हैं। एक पुस्तक पढ़ते हुए उसे समझ में आया कि कीमियागिरी से संबंधित साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण मजमून में सिर्फ कुछ ही वाक्य थे और वे एक पन्ना जवाहर की सतह पर उकेरे हुए थे। यह जवाहर की टिकिया है, अंग्रेज ने कहा। उसके कहने में इस गर्व का भाव था कि वो भी लड़के को कुछ सिखा सकता है। अच्छा, तो फिर हमें इन सारी पुस्तकों की क्या ज़रूरत है, लड़के ने पूछा, ताकि हम उन थोड़े से वाक्यों को समझ सकें। अंग्रेज ने जवाब दिया, हालांकि उसके अंदाज से ऐसा लगता था जैसे उसे खुद ही अपनी कही बात पर विश्वास ना हो। लड़के को वो पुस्तक सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी जिसमें प्रसिद्ध कीमियागरों के किस्से बयान किए गए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी प्रयोगशालाओं में धातुओं का शुद्धिकरण करते हुए अपनी जिंदगियां खपा दी थीं। उनका विश्वास था कि अगर किसी धातु को कई वर्षों तक तपाया जाए तो वो अपनी सारी निजी फितरतों से आज़ाद हो जाएगी और जो बचेगा वो कायनात की रूह होगी। कायनात की ये रूह ही उन्हें पृथ्वी की किसी भी चीज़ को समझने की गुंजाइश देती थी, क्योंकि ये वो भाषा थी जिसमें सारी वस्तुएं आपस में बतियाती थीं। उन्होंने इस खोज को प्रधान कृति की संज्ञा दी थी। वो आंशिक रूप से तरल थी और आंशिक रूप से ठोस थी। क्या आपको नहीं लगता कि उस भाषा को समझने के लिए इंसानों और शगुनों पर बारीकी से ध्यान देना भर काफ़ी है, लड़के ने पूछा। तुम्हारे दिमाग पर हर चीज़ को सरलीकृत करने का फितूर सवार है, अंग्रेज ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। कीमियागिरी एक गंभीर विद्या है। इसमें हर कदम ठीक उसी तरह रखना पड़ता है जिस तरह इस विद्या के उस्तादों ने रखा है। लड़के को पता चला कि प्रधान कृति के तरल हिस्से को अमृत के नाम से जाना जाता है और इससे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके सेवन से कीमियागर बूढ़े भी नहीं होते थे और उसके ठोस हिस्से को पारस पत्थर की संज्ञा दी जाती है। पारस पत्थर को हासिल करना आसान नहीं है, अंग्रेज ने कहा। कीमियागर अपनी प्रयोगशालाओं में उस आग को गौर से देखते हुए सालों बिता देते थे जो धातु का शुद्धिकरण करती थी। वे आग के करीब रहकर इतना ज़्यादा वक्त गुजारते थे कि अपनी सारी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को तज देते थे। उन्होंने ये जान लिया था कि धातुओं के शुद्धिकरण की वजह से स्वयं उनका शुद्धिकरण हो जाता था। लड़के ने क्रिस्टल के दुकानदार के बारे में सोचा। उसने लड़के से कहा था कि ये अच्छा है कि तुम क्रिस्टल के बर्तनों की सफाई से के काम में लगे रहते हो। निराशा पैदा करने के ख्याल नहीं आएंगे। लड़के को लगातार ये यकीन होता जा रहा था कि इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ही कीमियागिरी सीख सकता है। अंग्रेज ने कहा, पारस पत्थर की एक और भी जबरदस्त खूबी है। इस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी धातु की बड़ी मात्रा को सोने में बदल सकता है।
यह सुनने के बाद कीमियागिरी में लड़के की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि थोड़े से धीरे से काम लेते हुए वो हर चीज़ को सोने में बदल लेगा। उसने ऐसे बहुत से लोगों के जीवन के बारे में पढ़ा था जो ऐसा करने में कामयाब रहे थे। हेलवेशियस, एलियास, फल कैनेली और गेबर, वे बहुत ही आकर्षक किस्से थे। उनमें से हर व्यक्ति ने अपनी नियति के अंत तक जिया था। उन्होंने यात्राएं की थीं, ज्ञानी पुरुषों से वार्तालाप किया था, अविश्वास करने वाले लोगों के सामने चमत्कारों का प्रदर्शन किया था और पारस पत्थर तथा अमृत का स्वामित्व प्राप्त किया था। लेकिन जब लड़के ने उस प्रधान कृति को हासिल करने का तरीका सीखना चाहा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे सिर्फ रेखांकन, कूटबद्ध निर्देश और अबूझ इबारतें ही दिखाई दीं। ये लोग चीज़ों को इतना पेचीदा क्यों बना देते हैं? एक रात उसने अंग्रेज से पूछा। लड़के ने देखा था कि अंग्रेज चिड़चिड़ा हो गया था और उसे अपनी पुस्तकों की कमी खटकती थी, ताकि जिन पर समझने की जिम्मेदारी है वे उनको समझ सके। उसने कहा, जरा कल्पना करो कि हर आदमी रांगे को सोने में बदलने लगे तो क्या होगा? सोना अपनी कीमत खो देगा। उस प्रधान कृति को केवल वही लोग हासिल करते हैं जो उसे हासिल करने के लिए अपने प्रण पर अडिग बने रहते हैं और गहराई में जाकर अध्ययन करने को तत्पर होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ हूँ, इस रेगिस्तान के बीच। मैं उस सच्चे कीमियागर की तलाश में हूँ जो इन गूढ़ इबारतों को पढ़ने समझने में मेरी मदद कर सके। यह पुस्तक कब लिखी गई थी? लड़के ने पूछा। सदियों पहले, लेकिन उस जमाने में छपाई की मशीनें तो थी नहीं। लड़के ने तर्क किया। हर कोई कीमियागिरी सीख लेता, इसका तो कोई उपाय ही नहीं था। फिर उन्होंने इस कदर रेखा चित्रों से भरी अजीबोगरीब भाषा का इस्तेमाल क्यों किया? अंग्रेज ने उसकी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मैं कुछ दिनों से कारवां के काम करने के ढंग पर ध्यान देता रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला। मैंने तो एक ही बात देखी है कि जंग की चर्चा ही अब बार बार होती है। फिर एक दिन लड़के ने अंग्रेज को उसकी पुस्तकें लौटा दी। क्या तुमने कुछ सीखा? अंग्रेज ने पूछा। वो जानने को उत्सुक था कि लड़के ने क्या सीखा होगा। उसे किसी से बात करना ज़रूरी लग रहा था ताकि वो अपने दिमाग को जंग की आशंका के ख्याल से दूर रख सकता। मैंने ये सीखा कि इस सृष्टि की एक आत्मा है और जो भी कोई इस आत्मा को समझ लेता है वो चीज़ों की भाषा को भी समझ सकता है। मैंने सीखा कि बहुत से कीमियागरों ने अपनी नियति को पा लिया था और उन्होंने अंततः विश्व की आत्मा, पारस पत्थर और अमृत की खोज कर ली थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी वो ये है कि सारी चीज़ें इतनी सरल हैं कि उनको एक रत्न की सतह पर भी लिखा जा सकता है। अंग्रेज को निराशा हुई। वर्षों का शोध, जादुई प्रतीक, अजीबोगरीब शब्द और प्रयोगशाला के उपकरण, इनमें से किसी चीज़ से लड़का प्रभावित नहीं हुआ था। इसकी आत्मा इतनी पिछड़ी हुई है कि वो इस तरह की बातों को समझ ही नहीं सकती, उसने सोचा। उसने अपनी पुस्तकें वापस लीं और उनको अपने थैले में रख लिया। जाओ, कारवा को देखो, उसने कहा। उसने भी मुझे कुछ नहीं सिखाया। लड़का एक बार फिर रेगिस्तान की खामोशी और जानवरों के खुरों से उड़ती रेत पर अपने विचारों में डूब गया। सीखने का हर व्यक्ति का अपना अपना ढंग होता है, उसने मन ही मन कहा। उसका ढंग मेरा नहीं है और ना ही मेरा ढंग उसका है, लेकिन हम दोनों ही अपनी अपनी नियति की खोज में हैं और इसके लिए मैं उसका आदर करता हूँ। कारवां रात और दिन सफ़र करने लगा। वे नकाबपोश बद्दू अक्सर नमूदार होने लगे और उस ऊँट हाँकने वाले ने, जो कि लड़के का अच्छा दोस्त बन गया था, लड़के को बताया कि कबीलों के बीच लड़ाई ठन चुकी है। अगर कारवां नखलिस्तान तक पहुंच गया तो ये उसकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती ही होगी। जानवर थक गए थे और लोगों की आपस की बातचीत कम से कम होती चली गई। खामोशी रात के समय अपनी बदतर स्थिति में होती थी और किसी ऊँट की महज एक कराह, जो पहले ऊँट की एक कराह के अलावा और कुछ नहीं हुआ करती थी, अब हर किसी को डरा देती थी, क्योंकि वो किसी हमले के लिए संकेत हो सकती थी। हालांकि वो ऊँट हाँकने वाला जंग के खतरे को लेकर बहुत चिंतित नहीं लगता था। मैं जिंदा हूँ, उसने एक रात लड़के से कहा। वे खजूर खा रहे थे। जिस वक्त ना अलाव जल रहा था और ना आसमान में चांद था। जब मैं खा रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता हूँ।
अगर मैं कूच पर होता तो अपना सारा ध्यान कूच पर लगाता हूँ। अगर मुझे लड़ना पड़ जाए तो फिर मुझे मरने के लिए वो दिन किसी भी दूसरे दिन की तरह ही होगा, क्योंकि मैं ना तो अपने अतीत में रहता हूँ और ना अपने भविष्य में रहता हूँ। मेरी दिलचस्पी तो सिर्फ वर्तमान में है। अगर तुम सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान लगा सको तो तुम सुखी इंसान होगे। तुम देखोगे कि रेगिस्तान में भी जीवन है, आसमान में तारे हैं और कबीलों के लोग इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि वे मानव प्रजाति का हिस्सा हैं। जीवन तुम्हारे लिए एक दावत हो जाएगा, एक बहुत बड़ा जश्न, क्योंकि जीवन वो पल है जिसे हम ठीक इस वक्त जी रहे हैं। 2 रातों बाद जब लड़का बिस्तर पर लेटने की तैयारी कर रहा था तो लड़के ने उस तारे को खोजा जिसका वे लोग हर रात पीछा किया करते थे। उसे लगा जैसे क्षितिज रोज के मुकाबले कुछ नीचे आ गया था, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे वो तारा रेगिस्तान में ही दिखाई दे रहा हो। ये नखलिस्तान है, उस ऊंट हाँकने वाले ने कहा। अच्छा, तो हम तुरंत ही वहाँ क्यों नहीं चले जाते? लड़के ने पूछा। क्योंकि हमें सोना जरूरी है। सूरज के उगने के साथ ही लड़का जाग गया। उसके सामने जहाँ पिछली रात छोटे छोटे तारे झिलमिला रहे थे, अब खजूर के वृक्षों की एक अंतहीन कतार थी जो रेगिस्तान के आर पार फैली थी। हमने कर दिखाया, अंग्रेज ने कहा, जो खुद भी जल्दी जग गया था। लेकिन लड़का चुप था। उसे रेगिस्तान की खामोशी आत्मीय लग रही थी और उन वृक्षों को देखकर उसे संतोष का अनुभव हो रहा था। पिरामिडों तक पहुंचने के लिए उसे अभी भी लंबा सफ़र तय करना था और एक दिन ऐसा आने वाला था जब आज की यह सुबह महज एक स्मृति बनकर रह जाने वाली थी। लेकिन यह वर्तमान का क्षण था, वो दावत जिसका जिक्र उस ऊंट हाँकने वाले ने किया था, और इस क्षण को वो उसी तरह जीना चाहता था जिस तरह उसने अपने अतीत की सीखों और भविष्य के सपनों को जिया था। हालांकि खजूर के दरख्तों का वो नज़ारा एक दिन महज एक याद बनकर रह जाने वाला था, लेकिन इस वक्त उसका मतलब था छाया, पानी और जंग से बचने की पनाह। कल ऊंट की कराह खतरे का संकेत थी और आज खजूर के वृक्षों की कतार एक चमत्कार की सूचना दे रही थी। सृष्टि कई भाषाएं बोलती है, लड़के ने सोचा। तो आज लड़के को यहीं नखलिस्तान में छोड़ देते हैं और अगले भाग में जानेंगे कि क्या लड़का पिरामिडों तक पहुंच पाया और उसने अपना खजाना खोज लिया। क्या वो पारस पत्थर ही उसका खजाना था और इसीलिए उसे वो अंग्रेज मिला था। आप बने रहिएगा यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ और सुनते रहिएगा ये दिलचस्प कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।